हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेट्रीटर्स इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं किरण और आज मैं आपके साथ क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 डिस्कस करने जा रही हूं। इस लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके ऑथर का नाम है एनीस जंग, जिनका बर्थ 1964 में हैदराबाद में हुआ था। इनके दोनों ही पेरेंट्स राइटर्स थे और इनका भी राइटिंग का जो करियर है वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। एनीस जंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आज का जो हमारा चैप्टर है वो उसी बुक का एक पार्ट है। ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है चाइल्डहुड पर, उन बच्चों के जो कि चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। लॉस्ट स्प्रिंग जो है एक बहुत ही अच्छा सीजन होता है और चाइल्डहुड जो है वो हमारी लाइफ का काफी अच्छा पीरियड है। दिस इज द रीजन जो एनीस जंग है वो चाइल्डहुड को स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर रही हैं और हमारे लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। एनीस जंग इस स्टोरी में ये बता रही है कि किस तरह से चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होने के बाद जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड जो है वो खो जाता है। दिस इज द रीजन इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। हमारा ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। हम स्टार्ट करते हैं। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब ऑथर यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है साहिब। उसके बारे में बात कर रही है। साहिब जो है वो ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करता है, जहां पर उनका घर है जो कि काफी लश ग्रीन जो फील्ड्स हैं उनसे सराउंडेड है, उनसे घिरा हुआ है। वहां पर कुछ स्टॉर्म्स की वजह से जो है उनके सारे फील्ड्स, उनका जो घर है वो सब कुछ बर्बाद हो गया था और उसकी वजह से उन्हें उस सब को छोड़कर बिग सिटीज में आना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए। अब जो साहिब है वो ऑथर के नेबरहुड में रहता है और वो डेली गार्बेज में गोल्ड को सर्च करता है। स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग। और एक दिन ऑथर जो है उसे पूछती हैं, व्हाई डू यू डू दिस? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. अब वो बता रही है कि ढाका में जो उसका विलेज है वो एक डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है, मतलब उसे कभी भी उसकी याद नहीं आती है, वो उसे कम्प्लीटली भूल चुका है। There were many storms that swept away their fields and homes, and his mother tells him. ये सारी बातें कि किस तरह से उनके जो फील्ड हैं और उनका घर है वो खराब हो चुके थे, वो सारी बातें साहिब को उसके मदर ने बताई हैं। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. इसी रीजन की वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो बिग सिटी में जहां पर वो अब रहते हैं वहां पर शिफ्ट हो गए इन सर्च ऑफ गोल्ड। I have nothing else to do, he mutters looking away. साहिब जो है अब मटर होता है कि से समथिंग इन अ लो वॉइस, काफी धीमी आवाज में वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रिलीजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब वो ऑथर जो है उसे कह रहे हैं कि तुम स्कूल जाओ और इसके बाद वो ये सोचती हैं कि मेरी एडवाइस कितनी हॉलो है, कितनी सेंसलेस है। मैं एक रैप पिकर को जो है वो बोल रही हूँ कि तुम स्कूल जाओ। मैंने इस चैप्टर के जितने भी मीनिंग्स हैं उन्हें हर पैराग्राफ के साइड में लिखा है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझकर जो लेसन है उसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाओ। आप इन वर्ड्स को लिख भी सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, या फिर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने फोन में सेव करके रख सकते हैं। There is no school in my neighborhood. When they built one, I'll go. अब ऑथर की ये बात सुनने के बाद जो साहिब है वो रिप्लाई करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब होगा तब मैं जरूर जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. अब जो ऑथर है वो उसे मजाक मजाक में ये पूछ रही है कि अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? Yes, he says, smiling broadly. ऑथर की ये बात सुनने के बाद जो साहिब है वो काफी, उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ जाती है और वो कॉन्फिडेंटली कहता है yes. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब काफी दिनों के बाद जो साहिब है वो भागकर ऑथर के पास आता है जब उन्हें देखता है और पूछता है कि तुम्हारा स्कूल क्या बन चुका है? ये बात सुनने के बाद जो ऑथर है वो काफी एम्बेरेस्ड फील करती हैं कि मैंने उसे ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता
और वो उसे सिर्फ इतना ही कह पाती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि स्कूल बनने में काफी टाइम लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ये कहने के बाद वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि इस तरह के कितने ही प्रोमिसेस हैं जो लोग इन रैग पिकर्स को करते हैं और जो कभी भी पूरे नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। काफी मंथ्स उसे जानने के बाद जो ऑथर हैं वो उसे उसका नाम पूछती हैं और वो बोलता है साहिब आलम। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। ऑथर कह रहे हैं कि उसे तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का राजा, he would have hard time believing it। वो कहते हैं कि अगर उसे अपने नाम का मीनिंग पता हो जो कितना अच्छा है, उसे कुछ टाइम के लिए तो ये चीज बिलीव ही नहीं होगी। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। अपने नाम के मतलब से अनजान जो साहिब है वो और लड़कों के साथ जो कि बेयरफुट हैं, बेयरफुट होता है जो पैरों में कुछ भी ना पहने, उसे हम बेयरफुट कहते हैं। और ऐसे लड़कों के साथ वो सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आता है, जैसे कि सुबह के टाइम पर बर्ड्स एक फ्लॉक में आते हैं, इकट्ठे एक झुंड में आते हैं, उसी तरह से ये लड़के भी आते हैं रैग पिकिंग के लिए। रैग पिकर्स वो होते हैं जो कूड़े के ढेरों में से चीजों को ढूंढते हैं ताकि उनको बेचकर वो कुछ मनी अर्न कर पाए। फाइन। एंड डिसअपियर एट नून, और शाम होते ही वो सारे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। काफी महीने उन्हें देखने के बाद जो ऑथर है सभी को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। वो एक लड़के से ये पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। और वो सिंपली ये कहता है कि मेरी मदर ने उन्हें शेल्फ के ऊपर रखा है और वो उसे नीचे नहीं उतारती हैं। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। इसके बाद एक और लड़का जिसके दोनों शूज मैच नहीं कर रहे हैं वो ये जवाब देता है कि अगर इसकी मदर उतार भी दे शूज शेल्फ से नीचे तब भी ये पहनेगा नहीं। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। और जब ऑथर उस लड़के को जिसने दोनों डिफरेंट शूज पहने हैं कमेंट करती हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलता और टर्न कर जाता है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair in all his life। अब एक तीसरा लड़का जो वहां पर खड़ा है वो कह रहा है कि मुझे भी शूज चाहिए, उसने पूरी जिंदगी अपनी कभी भी शूज नहीं पहने। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads। अब ऑथर ये कह रही हैं कि पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने इस तरह के काफी सारे बच्चों को देखा है जो कि बेयरफुट हैं, सिटीज में भी, विलेजेस में भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। और जब भी वो इनसे पूछती है कि उन्होंने क्यों नहीं शूज पहने या पैरों में कुछ और क्यों नहीं पहना, तो सिर्फ वो यही आंसर कहते हैं कि वो एक ट्रेडिशन है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। अब वो सोचती है कि ये कैसा एक्सक्यूज है उस पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए जो परपेचुअल है, दैट मीन्स नेवर एंडिंग, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। अब वो एक स्टोरी के बारे में बात कर रही हैं जो कि उडीपी में एक पर्सन ने उसे डिस्क्राइब की थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest। जब वो यंग था तब वो एक मंदिर में जाता था जहां पर उसके जो फादर हैं वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और वो थोड़ी देर वहां पर रुक कर ये प्रे करता था कि मुझे भी कभी शूज का एक पेयर मिले। 30 years later, I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। 30 साल के बाद अब ऑथर जब वहां पर गई उस गांव में और उस मंदिर में जो कि अब काफी ज्यादा जो है खत्म होने की कंडीशन पे है, ऑलमोस्ट जो है डिस्ट्रक्ट होने वाला है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब बैकयार्ड में एक नया प्रीस्ट है, नए पुजारी हैं और वहां पर रेड और व्हाइट कलर की चेयर्स पड़ी हुई हैं। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arriving panting and threw his school bag on a folding bed। एक
लड़का वहां पर आता है जिसने ग्रे कलर की स्कूल ड्रेस पहनी है, शूज और सॉक्स के साथ, और वो अपना बैग जो है फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब उस लड़के को देखकर ऑथर जो है वो उन्हें एक दूसरा लड़का याद आ रहा है जिसने कभी भगवान से प्रे की थी जब उसे शूज मिल गए थे. और वो क्या प्रे थी? लेट मी नेवर लूज देम, कि इन्हें मैं कभी भी खो ना दूं. द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर. अब भगवान ने, वो कह रही है कि उस लड़के की जो है प्रे सुन ली है, और अब वहां पर जितने भी प्रीस्ट होते हैं उन सभी के बच्चे जो हैं उनके पास शूज और सॉक्स के पेयर हैं. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन अब भी बहुत से रैग पिकर्स जो हैं उनके बच्चे बेयरफुट हैं, जो कि उनके नेबरहुड में हैं. वो कह रही है कि जितने भी प्रीस्ट के बच्चे हैं अब उनके पास तो शूज हैं, लेकिन बहुत से रैग पिकर्स, उन रैग पिकर्स की तरह जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो बेयरफुट हैं, जिनको अभी भी शूज नहीं मिल रहे हैं. माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है वो पर्सन जिसे आप जानते हैं लेकिन वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है. विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. वो उसे सीमापुरी एरिया में लेकर जाते हैं. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. पेरिफेरी होता है आउटर एरिया किसी भी जगह का. अब दिल्ली के आउटर एरिया में सीमापुरी नाम की एक जगह है. मेटाफोरिकली का मतलब होता है कि उनके पास लीगल ऑथराइजेशन नहीं है उस जगह की, लेकिन वो वहां पर रह रहे हैं. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कभी बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और उन्हें ऑथर जो है स्क्वैटर्स नेम से बुला रही हैं. स्क्वैटर्स वो होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल परमिशन नहीं होती किसी भी जगह पर रहने की, लेकिन फिर भी वो वहां पर इलीगल वेज के साथ रहते हैं. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. सीमापुरी है जो पहले एक खाली बेजान बंजर जमीन थी, अब भी है, लेकिन वहां पर अब जो है लोग रहते हैं, स्क्वैटर्स रहते हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. अब सीमापुरी जो एरिया है, जैसे मैंने कहा कि वहां पर कोई लीगल परमिशन नहीं थी रैग पिकर्स के पास वहां पर रहने के लिए, तो वहां पर जो है फैसिलिटीज भी नहीं थी. उनके जो घर हैं वो टिन और तारपोलिन की छतों से और मिट्टी से बने हुए थे. वहां पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी इन सब चीजों की कमी की वजह से भी वहां पर 10,000 रैग पिकर्स रहते थे. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक रेशन कार्ड्स हैं जिनकी वजह से वो खाना जो है परचेज कर पाते हैं, और जो गवर्नमेंट के लीडर्स हैं वो इलेक्शंस के टाइम पर उन्हें वोट डालने के लिए वोटर कार्ड्स भी बनाकर दे देते हैं. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. अब वो जो रैग पिकर्स हैं उनका ये बिलीफ है कि जो खाना है वो आइडेंटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Tattered saris होती हैं फटी पुरानी साड़ीज. अब एक ग्रुप है विमेन का जिससे कि ऑथर ने पूछा कि क्यों वो अपने खेत और अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो वो जो सारी विमेन है ग्रुप में वो सिर्फ यही जवाब देती हैं कि खाना उन्हें आइडेंटिटी से ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है. अगर शाम होने के बाद वो भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, भर पेट खाना खाकर वो सो पा रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज जो है इनफ है सर्वाइवल के लिए. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. और जहां पर भी उन्हें खाना मिलता है वहीं पर वो अपने जो टेंट से उठाकर ले जाते हैं. ट्रांजिट होम्स मीन्स जो होम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. और जो बच्चे हैं वो वहीं पर ग्रो करते हैं
उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करते हैं रैक पिकिंग करके। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। थ्रू द years it has acquired the proportions of a fine art। अब इतने साल रैक पिकिंग करने के बाद जो है ये एक फाइन आर्ट की तरह उनके लिए बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है, जिससे कि वो खाना अपना जो है ले पाते हैं, परचेज कर पाते हैं उस गार्बेज से चीजें ढूंढ कर उन्हें बेचने के बाद। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। ये उनका डेली का खाना है और उनके ऊपर छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भले ही वो जो छत है चाहे लीक करती हो बारिश के टाइम पे। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये उससे भी ज्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up। अब जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं उस सीमापुरी एरिया के, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। साहिब बता रहा है कि उसे कभी कभी 10 रुपीज का नोट भी वहां से मिलता है, और ये कहते टाइम उसकी आंखों में एक डिफरेंट ही जो है शाइन है, एक चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। और जब उसे सिल्वर कॉइन मिल जाता है उस गार्बेज में, तब वो उसे ढूंढना बंद नहीं करता, बल्कि उसे एक मोटिवेशन मिलती है और चीजें ढूंढने के लिए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंट टू देयर पेरेंट्स। मतलब सोच का जो है फर्क है उनके पेरेंट्स और उन बच्चों में गार्बेज को लेकर। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। अब बच्चों के लिए वो एक वंडर की तरह है जिसमें से उन्हें अलग अलग जो चीजें हैं वो मिलती हैं। फॉर द एल्डर्स इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए वो सर्वाइव करने का एक जो है जरिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। एक सुबह जो ऑथर है वो साहिब को देखती हैं फेंस्ड गेट के बाहर खड़े हुए, जो कि उनके नेबरहुड के एक क्लब का फेंस्ड गेट है, और वहां पर साहिब उस गेट के बाहर खड़ा हुआ दो टेनिस प्लेयर्स को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वहां पर खड़े हुए वो एक धीमी आवाज में ये बोलता है कि मुझे ये गेम अच्छी लगती है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। और वो कहता है कि जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और उसे जो गेट कीपर है वहां का वो जो स्विंग है उस पर उसे बैठने देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। अब ऑथर ये बता रही है कि साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं जो कि उसकी शर्ट और उसके शर्ट से मैच नहीं करते। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। और वो ऑथर को ये बता रहा है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। The fact that they are discarded shoes, shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him। अब उन्हें देखने के बाद ऑथर जो है वो सोच रहे हैं कि शायद ये किसी रिच लड़के के हैं, किसी अमीर लड़के के हैं जिसने कि इन्हें फेंक दिया है उनमें एक होल होने की वजह से, लेकिन वो जो होल है उसकी वजह से साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। For the one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। उसके लिए जिसने अभी तक अपनी जो लाइफ है वो बिना कुछ पैरों में पहने स्पेंड की है, इस तरह के शूज मिलना भी एक सपना पूरा होने जैसा है। But the game he is watching so intently is out of his reach। लेकिन इन्हें पहनने के बाद वो जो गेम देख रहा है वो उसकी रीच के बाहर है। This morning Sahib is on the way to the milk booth, in his hand is a steel canister। अब एक चाय की दुकान पर एक सुबह जो है ऑथर उसे देखती हैं और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। और वो ऑथर को ये बता रहा है कि उसे इस जगह पर वो काम कर रहा है, इस टी स्टॉल में उसे 800 रुपए मिलते हैं महीने के और 3 टाइम का जो है खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। ऑथर से पूछती हैं क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? लेकिन अब जो साहिब है वो अपनी जो केयर फ्री लुक है उसे खो चुका है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। ऑथर अब उसे देखती हैं और उन्हें ये लगता है कि जो प्लास्टिक बैग वो पहले कैरी करता था रैक पिकिंग के लिए वो काफी लाइट था।
ऑल्दो जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो स्टील कैनिस्टर से हैवी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो रैक पिकिंग करता था तब वो केयर फ्री था, अपनी जिंदगी का मालिक खुद था तब वो। लेकिन अब ये स्टील कैनिस्टर एक हैवी है, क्योंकि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था, लेकिन ये जो स्टील कैनिस्टर है वो उसके ओनर का है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब जो साहिब है वो अपना मास्टर नहीं रहा, वो किसी के अंडर काम करता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट। इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।